हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यूनिट वे क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आपकी जो ये ऑनलाइन वीडियो क्लासेस चल रही हैं, इसमें हम ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान की शाखाएं पढ़ रहे हैं। और फिर एक बार आपको मैं बोलना चाहूँगा कि कोरोना काल में बिल्कुल ना घबराते हुए अपनी पढ़ाई का नुकसान ना होने दें, क्योंकि कोरोना है, ये भी एक समय चला जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारा समय जो बीत जाएगा उसका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा हमें। तो समय को हम ना बीतने दें, पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि कहते हैं ना कि जब घनघोर ज़्यादा अंधेरा बढ़ता जाता है तो डर तो स्वाभाविक है, लेकिन अंधेरे के बाद उजाला भी आने वाला है। तो इसके मन में खुशी भी आपको होनी चाहिए कि जैसे जैसे ये पीक पर पहुंचेगा कोरोना, वैसे वैसे ही इसके समाप्त होने की या कम होने की संभावना भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हम अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देंगे और अपनी पढ़ाई को हम जारी रखेंगे। आज हम हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जंतु विज्ञान की शाखाएं। इस टॉपिक में हम कुछ शाखाओं के बारे में और पढ़ने वाले हैं, जैसे एरो बायोलॉजी, मेलकोलॉजी, प्रोटोजोआ लॉजी, हर्पेटोलॉजी, हेलमिन्थोलॉजी, मैमेलोलॉजी, तो ये जो शाखाएं हैं, इसमें हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं उनको देखते हैं। एरोबायोलॉजी, एयर यानी कि हवा, हवा यानी कि उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन। तो इसमें क्या है कि एरोबायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन। जैसे पक्षी हैं, जैसे कीट हैं, ये सारे जो उड़ने वाले जंतु हैं, वो सभी का हम अध्ययन किस में कर रहे हैं? हम अध्ययन कर रहे हैं एरोबायोलॉजी में। ठीक है, मेलकोलॉजी में हम मोलस्का संघ के प्राणियों का अध्ययन करेंगे। मोलस्का संघ के प्राणियों का अध्ययन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मोलस्का संघ क्या होता है भाई? तो देखो, धीरे धीरे थोड़ा अपन को सब्र रखना पड़ेगा। ये जो वर्ड आते हैं ये सब अपन पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक साथ हम सबको नहीं पढ़ सकते। फिलहाल यही बता देते हैं आपको कि जंतुओं को हम जब आगे इनको वर्गीकरण करेंगे, इनके अध्ययन करने के लिए, सुविधा के लिए हमको इनको वर्गों में बांटना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि मुख्य रूप से हम जंतुओं को दो भागों में बांट के चलते हैं, एक कॉर्डेटा और एक नॉन कॉर्डेटा। तो नॉन कॉर्डेटा को हमने कुछ संघों में बांटा है, जिसमें इनके जो संघ आते हैं वो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, इसी प्रकार एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। तो ये क्या है? संघ है। तो जब मोलस्का संघ का अध्ययन करते हैं तो क्या बोलेंगे उसको? मेलकोलॉजी। इसी प्रकार से जब प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों का अध्ययन करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? प्रोटोजोआलॉजी। जब सरीसृपों का अध्ययन करेंगे तो अब सरीसृप कौन होते हैं? अभी बताया था कि दो भागों में बांटते हैं जंतुओं को, कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा। तो जो कोर्डेटा है
उसको भी फिर वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पानी में रहने वाले मछली वर्ग हो गया, फिर उसी प्रकार जो पानी में और थल दोनों पर रह सकते हैं वो उभयचर हो गए, रेंग कर चलने वाले सरीसृप हो गए, उड़ने वाले नभचर हो गए, और स्तन ग्रंथियों युक्त प्राणियों को स्तनधारी बोल देते हैं। ठीक है, तो सरीसृपों का अध्ययन क्या कहला रहा है? हर्पेटोलॉजी। इसी प्रकार से हेलमिंथीज, जिनको कृमि बोलते हैं, कृमि प्राणियों का अध्ययन, यानी कि हेलमिंथीज संघ के प्राणी जो हैं, यानी जो कृमि हैं, जो कीड़े हैं, उन कृमियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हेलमिंथोलॉजी। ये वही कृमि हैं जो आपने बचपन में सुना होगा कि मिट्टी खाने से पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो जो कीड़े हैं वो किसके हैं? कृमियों के हैं, हेलमिंथीज संघ के वो प्राणियों से होने वाले कीड़े हैं। तो मिट्टी खाने से या दूषित पानी पीने से पेट में ये कृमि जो है वो पनप जाते हैं, और इनके अध्ययन को क्या बोल रहे हैं? हेलमिंथोलॉजी। इसी प्रकार से स्तनधारियों के अध्ययन को क्या बोल रहे हैं? मैमलोलॉजी। अब ये मैमल्स यानी स्तनधारी में हम आते हैं, मनुष्य भी मैमल्स में आता है, तो ये भी क्या होते हैं, इनको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम शाखाओं का केवल ये जान रहे हैं कि किसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो स्तनधारियों का अध्ययन मैमलोलॉजी, इसी प्रकार से हेलमिंथीज या कृमियों का अध्ययन हेलमिंथोलॉजी, सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी, प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों का अध्ययन प्रोटोजोआलॉजी, मोलस्का संघ के प्राणियों का अध्ययन मेल्कोलॉजी, और उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन एरोबायोलॉजी। ठीक है, देखो बच्चों, हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि भाई ये शाखाएं जो हैं ये कुछ बोरिंग सी महसूस हो रही हो, तो ऐसा नहीं है। हमें सभी चीज़ों को क्रम से पढ़ना होगा, और अगर हम इन शाखाओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो आगे जब शब्द आएंगे तो आपके दिमाग में ये डाउट बना रहेगा कि भाई ये शब्द में हम क्या करते हैं। तो जैसा कि बोला, सबसे पहले बेस क्लियर होना चाहिए। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? बेस। तो बेस में हम छोटी छोटी चीज़ों को, जो शुरुआती चीज़ें जो आगे काम आने वाली हैं, उनको पढ़ के चल रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको इसमें इनको इग्नोर नहीं करना है, इनको अच्छी तरह से नोटबुक में राइट डाउन करके और अच्छी तरह से इनको याद करना है। तो आगे हम देख रहे हैं कुछ और शाखाएं। तो जंतु विज्ञान की जो और शाखाएं, उनमें जैसे आपने सुना होगा ऑस्टियोलॉजी। यहां पर ऑस्टियो शब्द का मतलब है अस्थि से। किससे? अस्थि। और अस्थि से मिलकर क्या बनता है? कंकाल तंत्र। तो हम कह सकते हैं कि अस्थि या कंकाल तंत्र का अध्ययन, हड्डियों का जो अध्ययन करते हैं कि अस्थियां किससे बनी होती है, कैल्शियम से, फॉस्फेट से, क्या उसका कार्य है, क्या क्या बनाती है शरीर में, वो सब चीजें किसमें पढ़ रहे हैं अपन? ऑस्टियोलॉजी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से न्यूरोलॉजी, ये वर्ड आपने सुना होगा, जो मस्तिष्क के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, तो वहां से हम ये शब्द ले रहे हैं। इसका मतलब होता है कि तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम का अध्ययन। तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाएगा? न्यूरोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, न्यूरोलॉजी यानी कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ठीक है, इसी प्रकार से फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी यानी कि जैव शारीरिकी व जैविक क्रियाओं का अध्ययन, यानी जीवों की शरीर की जो आंतरिक संरचना है उसको तो अपन क्या बोल रहे थे? एनाटॉमी बोल रहे थे। लेकिन उन अंगों की, शारीरिक अंगों की जो क्रियाविधि है,
यानी कि जैविक क्रियाएं या जो आंतरिक अंग है, अंगों की क्रियाविधि कैसे काम करते हैं। जैसे किडनी है वो कैसे काम करती है, फेफड़े कैसे काम करते हैं, हार्ट कैसे काम करता है, कौन सी क्रियाएं होती है शरीर में। तो सारी जैविक क्रियाएं, पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, उन सब का जो अध्ययन है वो हम किस में करेंगे, फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी यानी कि जैव शारीरिक क्रियाओं या अंगों की क्रियाविधि, इन सब का अध्ययन किस में करेंगे, शारीरिक जो है फिजियोलॉजी में अपन इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसी कुछ शाखाएं और हैं, जैसे अपन बात करें कि अगर हमको रुधिर का अध्ययन करना है, रुधिर परिसंचरण का अध्ययन तो एंजियोलॉजी कहलाता है, लेकिन अगर हम सिर्फ रुधिर का अध्ययन करें तो उसको बोल देंगे हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी का मतलब क्या हो गया, रुधिर के संगठन का अध्ययन, यानी रुधिर किस किस चीज से मिलकर बना है, उसके अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो इन सब का अध्ययन किस में आएगा, हेमेटोलॉजी में आएगा। ठीक है, अगली शाखा है इम्यूनोलॉजी। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण शाखा है, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए आप वैक्सीन शब्द बार बार सुन रहे हैं। वैक्सीन क्या है, वास्तव में वैक्सीन जो है वो रोगाणुओं को ही शरीर में प्रवेश कराया जाता है, जिससे रोगाणु को मारने के लिए शरीर एंटीबॉडी बनाता है। तो वो जो बाहर से रोगाणु प्रवेश कराए जा रहे हैं शरीर में, उनकी अति सूक्ष्म मात्रा को वैक्सीन कह रहे हैं। तो वो शरीर में जब जाएंगे तो उनके खिलाफ शरीर क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। तो एंटीबॉडी फिर उस रोगाणु को तो मारेगा, इसके अलावा उस रोगाणु के प्रति भविष्य में हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। तो इस तरह की घटनाओं को हम बोलते हैं प्रतिरक्षा, रोगों से लड़ने की क्षमता या रोगों से सुरक्षा का अध्ययन, यानी कंप्लीट प्रतिरक्षा का अध्ययन। प्रतिरक्षा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं आती हैं, कैसे काम करती है, इन सब चीजों का अध्ययन कहलाता है इम्यूनोलॉजी। तो ये जो वैक्सीन बनाने का काम है, ये सब इम्यूनोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। तो ये शाखाएं हैं जिनको आप पढ़कर अपना आगे भविष्य भी सुनिश्चित कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं आप। तो प्रतिरक्षा का अध्ययन क्या कहलाता है, इम्यूनोलॉजी। रुधिर के संगठन का अध्ययन हेमेटोलॉजी। शारीरिक अंगों की क्रियाविधि का अध्ययन फिजियोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी। और अस्थियों का या कंकाल तंत्र का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। तो ये हुई आज की कुछ जंतु विज्ञान की शाखाएं। बार बार पढ़ते रहिए, इनको मन लगा के पढ़िए, घर में ही रहिए और सुरक्षित रहिए।